नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विदेश सेवा सुधार से नाराज चल रहे फ्रांसीसी राजनयिक दुनिया भर में हड़ताल पर चले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाएंगे अपने पैतृक गांव, दुल्हन की तरह सजा परौख। यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में बोले नड्डा, समाज को बदलने वाली ताकत का नाम है युवा। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी बंद, उप मुख्यमंत्री बोले कोरोना का खतरा कम होने के बाद लिया गया फैसला। और मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे से पहले गांव मूसा पहुंचे आप विधायक का भारी विरोध, रद्द हो सकता है कार्यक्रम। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विदेश सेवा सुधार से नाराज चल रहे फ्रांसीसी राजनयिक दुनिया भर में हड़ताल पर चले गए हैं। बीते 20 साल में यह पहला मौका है जब विभिन्न देशों में स्थित दूतावासों में अधिकारियों ने कोई कामकाज नहीं किया। दरअसल ये राजनयिक सरकार की विदेश अधिकारियों का विशेष दर्जा खत्म कर उन्हें वरिष्ठ सिविल सेवा में मिलाने की योजना के खिलाफ है, जिसके ऐलान में मैक्रो ने अप्रैल में किया था। बताया जा रहा है कि इसके करीब 800 अधिकारी प्रभावित होंगे और बीजिंग से पेरिस, टोक्यो के मध्य पूर्व और वॉशिंगटन तक हड़ताल पर वो सब चले गए हैं और इसे महज शुरुआत करार दिया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन पर 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में 4 दिवसीय हीरक जयंती जश्न जो है बृहस्पतिवार को शुरू हो गया। इस दौरान निकाली गई ट्रूपिंग द कलर परेड की सलामी जो है क्वीन एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस चार्ल्स, डचेस और कार्डवाल फैमिला सहित अन्य लोगों ने दी। उम्र की महारानी को मद्देनजर 4 दिवसीय समारोह में भागीदारी सीमित ही रखने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोपहर अपने पैतृक गांव पौरौक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इस दौरान वे अपने परिवारजनों, मित्रों समेत अन्य लोगों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति शनिवार तक शहर में रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर दिल्ली लौट जाएंगे। 2 दिन के कानपुर प्रवास पर आ रहे राष्ट्रपति कोविंद विशेष विमान से शुक्रवार दोपहर जो है 12:45 बजे चकेरी एयरपोर्ट स्टेशन पर उतरेंगे। यहाँ राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। 10 मिनट बाद जो है 12:50 पर राष्ट्रपति और राज्यपाल कानपुर देहात के परौक के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति करीब 1:15 बजे परौक पहुंचेंगे और इसके कुछ ही देर बाद यानी कि 1:35 पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ से सीधे यहां पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद राष्ट्रपति शाम 4:40 पर चकेरी एयरपोर्ट स्टेशन आ जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री 5 मिनट के लिए चकेरी एयरपोर्ट से शाम 4:20 पर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति एयरपोर्ट स्टेशन से सर्किट हाउस आ जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह यहाँ गणमान्य नागरिकों से मुलाकात भी करेंगे और यहाँ रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ से पूर्वाह्न 11:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:45 पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पथरी माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। 1:55 पर दोनों गांव में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्थापित की गई अंबेडकर प्रतिमा का लोकार्पण कर माल्यार्पण करेंगे। 2:10 पर दोनों मिलन केंद्र पहुंचेंगे और यह राष्ट्रपति का पुस्तौनी आवास था, जिसे उन्होंने प्रशासन को मिलन केंद्र के लिए दान दे दिया। बीजेपी के यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समाज को बदलने वाली ताकत का नाम युवा है। देश का युवा कर्मठ भारत के सपने को पूरा करने वाला उपकरण है। जबलपुर के वेटरनी कॉलेज मैदान में यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि युवाओं को अपने कंधे मजबूत करने होंगे और आने वाली समस्याओं को समझते हुए पूरी ताकत के साथ उनसे लड़ना होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधन दिया। नड्डा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश और समाज को आगे बढ़ाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है और युवा बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 32 साल की उम्र में जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने युवा अवस्था में दुनिया को हिंदुत्व, संस्कृति और भारतीयता की नई परिभाषा दी। आजादी की लड़ाई जो महात्मा गांधी जी ने 1915 में शुरू की थी, उसे 1925 में तब गति मिली
जब नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवाओं का साथ मिला। 1977 में जेपी आंदोलन का हिस्सा बनकर लाखों युवाओं ने देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए परिवर्तन का नाम युवा है, नई उमंग का नाम युवा है, नई सोच का नाम युवा है, समाज को बदलने वाली ताकत का नाम युवा है। नड्डा ने कहा कि भारत सौभाग्यशाली देश है जो युवा देश कहलाता है। नड्डा ने कहा कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कल पार्टी, देश और प्रदेश का नेतृत्व बनेगा। इसके लिए हर कार्यकर्ता सरकार की योजना को गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने और मोदी जी के संकल्प से सिद्ध नारे को साकार करने में अपना योगदान दे। मुंबई में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों के घरों तक कई खाद्य पदार्थों के साथ शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब इसको खत्म कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जनता दरबार के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम राज्य में शराब की होम डिलीवरी सुविधा खत्म कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मुंबई में कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा था और आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था, इसलिए होम डिलीवरी सुविधा शुरू की गई। चूंकि मुंबई में कोरोना के मामले कम हो गए हैं और स्थिति नियंत्रण में, इसलिए हमने सुविधा वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार और सभी एजेंसियां अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अजीत पवार ने कहा कि यदि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य सरकार मास्क को अनिवार्य करने का निर्णय लेगी और राज्य में कोरोना मामलों को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा भी हुई। इस दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर भी बात की। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि बुलेट ट्रेन का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और मुझे लगता है कि हमें बुलेट ट्रेन के बजाय कुछ और बनाना चाहिए था, लेकिन अब अधिकांश काम पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि परियोजना को रोका नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, इसलिए हमें एक दूसरे की राय लेनी है, लेकिन मेरी राय में राज्य में बुलेट ट्रेन का काम बंद नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध करूंगा कि बुलेट ट्रेन का काम जल्दी ही पूरा होने दें। प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान मानसा के गांव को मूसा आना था और इससे पहले ही मूसा गांव पहुंचे आप विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम का दौरा रद्द हो सकता है। सीएम के दौरे को देखते हुए गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इससे पहले गुरुवार को मूसेवाला के घर गांव मूसा में नेताओं का तांता लगा रहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने परिवार को ढांढस बंधाया। आप सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मूसेवाला के घर पहुंचे और पिता बलकौर सिंह से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, सांसद हरसिमरत कौर बादल, पूर्व राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़ और पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका पहुंचे थे। मूसेवाला के पिता ने इस कत्लकांड को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इसकी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने की मांग भी की है। गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा गांव गायक जो है मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाना गलत है और सरकार इस तरह से बुरी तरीके से फेल हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विदेश सेवा सुधार से नाराज चल रहे फ्रांसीसी राजनयिक दुनिया भर में हड़ताल पर चले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाएंगे अपने पैतृक गांव, दुल्हन की तरह सजा परोक। यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में बोले नड्डा, समाज को बदलने वाली ताकत का नाम है युवा। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी बंद, उप मुख्यमंत्री बोले कोरोना का खतरा कम होने के बाद लिया गया फैसला। और मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे से पहले गांव मूसा पहुंचे आप विधायक का भारी विरोध, रद्द हो सकता है कार्यक्रम। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
भगवान शिव प्रकट हो गए हैं तो उनका पूजा अर्चन राग भोग भी होना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा के लिए न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते। गुरु व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर 4 जून को वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए हम ज्ञान जापी जाएंगे। जहां तक अनुमति होगी वहां तक जाकर भगवान शिव का राग भोग व पूजा अर्पित करेंगे। बृहस्पतिवार को द्वारका व ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी ने केदारनाथ स्थित विद्या मठ में प्रेस वार्ता में ये घोषणा की है। मामला अदालत में होने और वजू खाने की कड़ी सुरक्षा के बीच पूजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में शंकराचार्य के आदेश वो सर्वोपरि है और इसके आदेश का तुरंत पालन भी किया जाएगा। शनिवार को कब और कैसे मस्जिद परिसर में प्रवेश किया जाएगा इसकी जानकारी उन्होंने कहा कि आज दी जाएगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शास्त्रों में प्रभु के प्रकट होते ही दर्शन करके उनकी स्तुति करने, राग भोग पूजा आरती कर भेंट चढ़ाने का नियम है। परंपरा को जानने वाले सनातनियों ने तत्काल स्तुति पूजा के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। भगवान की पूजा राग भोग एक दिन भी रोका नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में तो यह बात बताई गई है कि देवता को एक दिन भी बिना पूजा के नहीं रहने देना चाहिए। भारत के संविधान में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठित देवता 3 वर्ष के बालक के समकक्ष होते हैं। जिस प्रकार 3 वर्ष के बालक को बिना स्नान भोजन आदि के अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, उसी प्रकार देवता को भी राग भोग आदि उपचार पाने का संवैधानिक अधिकार है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में देश का खुफिया विभाग यानी कि आईबी भी अलर्ट हो गया है। आईबी ने रोहिणी स्थित स्पेशल सेल के कार्यालय में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कई घंटे पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वैसे हथियार तो आतंकी भी नहीं रखते हैं। हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए देश के खुफिया विभाग को जांच में लगाया गया है। पहली बार ऐसा देखने में आया है कि गैंगस्टर मामले में आईबी पूछताछ कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में करीब 700 शूटर व सदस्य हैं। इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या वाली जगह पर 3 तरह के खोखे मिले। बताया जा रहा है कि यह हथियार AK-47 के भी नहीं है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार AK-47 से बड़े असलहे हैं और बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए रसिया में बने हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे हथियार आतंकियों के पास भी नहीं होते और इसे देखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश पर देश के खुफिया विभाग को जांच में लगाया गया है। आपको बता दें कि खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत, सेल की दर्जन रेंज के डीसीपी राजीव रंजन सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई से करीब 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास हथियार बाहर से मंगाने व किसी बाहरी व्यक्ति की सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भूमिका को लेकर भी इनपुट हो सकते हैं। इन तरह के इनपुट्स को लेकर आईबी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि यह राज्य में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीएए पर सरकार का रुख साफ है और वह जारी रहेगा। दरअसल केरल के सीएम विजयन सरकार के 1 साल के पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में साफ लिखा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर काम करता है और इसे ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। खास बात यह है कि सीएम विजयन की यह टिप्पणी तब आई है जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया जाएगा। सीएम विजयन ने कहा कि सीएए को लेकर एक खास समूह ज्यादा चिंतित है। हाल ही के एक घटनाक्रम में एक समूह धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला कर रहा था। हमारी सरकार के इसके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं तय की जा सकती। यूपी ने कोविड महामारी से जंग के साथ साथ निवेश का माहौल बनाने की बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ से ज्यादा की निवेश वाली 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूर्वाह्न जो है 11 बजे से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो है भाग लेंगे और अडानी समूह के अध्यक्ष और एमडी गौतम अडानी, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला और आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी संजीव पुरी, हीरानंदरानी ग्रुप के एमडी नीरज हीरानंदनानी भी इस साथ कार्यक्रम में जो है उनके साथ रहेंगे। समारोह की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम जो है चल रहा है। वैश्विक माता पिता दिवस की पूर्व संध्या पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन के 2 लाख बच्चों का अपहरण कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि आपराधिक साजिश का मकसद केवल लोगों का अपहरण नहीं बल्कि उन्हें यूक्रेन के बारे में पूरी तरह भूल जाने के लिए मजबूर करने और लौटने में असमर्थ बनाने का है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देगा, लेकिन पहले यह रूस को युद्ध के मैदान में दिखाना होगा कि यूक्रेन को जीतना नामुमकिन है। यूक्रेन के लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और न ही यूक्रेन की संतानों को दूसरे की संपत्ति बनने देंगे। जेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमलों की वजह से अब तक 243 बच्चे मारे गए और 446 घायल हुए। इसके अलावा जो है संसद में वर्चुअल संबोधन के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब तक यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा कर चुका है। गेहूं की आपूर्ति पर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के सभी समुदायी रास्ते और बंदरगाह रूस के कब्जे में है। संयुक्त राष्ट्र चाहे तो रूस से बात कर इन जगहों से गेहूं की आपूर्ति के लिए सुरक्षित रास्ता बनवा सकता है। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में गेहूं की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। रूसी सेना पूरी ताकत से दोनबास इलाके पर कब्जे में जुटी हुई है। लुहांस्क का जो है शहर रूसी हमलों का केंद्र बन गया है। शहर के प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना शहर के 70% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुकी है और हजारों लोग घरों में बिना बिजली और भोजन के फंसे हुए हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विदेश सेवा सुधार से नाराज चल रहे फ्रांसीसी राजनयिक दुनिया भर में हड़ताल पर चले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाएंगे अपने पैतृक गांव, दुल्हन की तरह सजा परोक। यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में बोले नड्डा, समाज को बदलने वाली ताकत का नाम है युवा। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी बंद, उप मुख्यमंत्री बोले कोरोना का खतरा कम होने के बाद लिया गया फैसला। और मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे से पहले गांव मूसा पहुंचे आप विधायक का भारी विरोध, रद्द हो सकता है कार्यक्रम। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, सभी क्षेत्रों में 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई और पेयजल आपूर्ति, जन कल्याण, आईटी व उद्योग समेत कई क्षेत्रों में विकास के साथ उनका राज्य देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। राज्य स्थापना दिवस पर राव ने कहा कि तेलंगाना ने 8 साल में तेजी से प्रगति की है। मुख्यमंत्री राव ने कहा कि 2014-19 के बीच 17.24% औसत वार्षिक आर्थिक विकास के साथ तेलंगाना देश में नंबर 1 बन गया है। प्रति व्यक्ति आय भी 2014-15 के 1,24,104 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 2,78,883 रुपए हो चुकी है। राव ने कहा कि तेलंगाना किसानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने वाला एकमात्र राज्य है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में भी तेलंगाना देश में जो है सबसे आगे है
और मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन काकती कार्यक्रम के तहत किसानों की कर्ज माफी, 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दलित बंधु योजना के तहत दलित समुदाय के विकास का भी जिक्र किया। गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 बेडरूम के घर मुफ्त दिए जा रहे हैं। राव ने बताया कि 978 आवासीय शिक्षा संस्थान खोले गए और 7,289 करोड़ की लागत से स्कूलों में चरणबद्ध विकास कराया जा रहा है। इस मौके पर सीएम ने हैदराबाद में जो है 4 TISS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की घोषणा भी की है। NIM में बिस्तरों की संख्या 2000 अतिरिक्त बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल भविष्य का ईंधन है और यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का आधार है बल्कि यह काफी सस्ता भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यकता बन चुकी है और वह खुद इसकी गाड़ी का प्रयोग करते हैं और वो 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी लाने के लिए प्रयासरत है। उनका लक्ष्य है कि एथेनॉल अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएगा, जिसकी पूरी भी संभावना है। और केंद्रीय मंत्री जो है हरियाणा के सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी राइज स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली से वाया रोड पहुंचे हैं और उन्हें कुंडली के पास नेशनल हाईवे के हालात देखकर निराशा हुई। लोगों को इससे दिक्कत होती हो, लेकिन निर्माण में देरी किसान आंदोलन के कारण हुई है, इसलिए वह उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक के NH 44 को लेकर 14 जून को उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें हाईवे को आधुनिक रूप देने के लिए अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देना उनकी पहली प्राथमिकता है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और इसके लिए फसल अवशेष का प्रयोग किया जा सकता है। पराली को जलाकर प्रदूषण फैलाने के बजाय इसे उन औद्योगिक इकाइयों को बेचना चाहिए जो इसे बायो एथेनॉल बनाती है। गडकरी ने कहा कि फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल ही आज के दौर की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनकी तरफ से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था घूम रही है। नए विचारों के साथ इस दिशा में देश को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए और जिसके लिए वह स्वयं आगे बढ़ रहा है। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर अभिनेता अक्षय कुमार के साक्षात्कार के बाद विवाद खड़ा हो गया। उनके बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, पर एक महिला पत्रकार ने टिप्पणी की कि इसके बाद कांग्रेस नेता ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए अक्षय कुमार और अकबर दोनों इसी देश के। दरअसल एक साक्षात्कार के दौरान अक्षय कुमार ने कहा था कि हमारी इतिहास की किताबों को मुगल साम्राज्य और हिंदू राजाओं के साथ संतुलित किए जाने की जरूरत है। यहाँ तक मैंने इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा तो उसमें सिर्फ 3 से 4 लाइनें ही थी। मैं इस फिल्म को धन्यवाद देता हूँ जो उनके बारे में मुझे इतना जानने का मौका दिया। अभिनेता अक्षय कुमार ने साक्षात्कार में कहा कि जब मैं अपने बेटे से सम्राट पृथ्वीराज के बारे में बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में जानता हूँ, लेकिन वह खुद कौन है, इसलिए यह दुखद है कि हम अपने राजाओं के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को इस बारे में विचार करना चाहिए। अक्षय कुमार की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। कई लोगों ने उनके बयान का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू राजाओं के बारे में भी उतना ही पढ़ा है जितना कि मुगल साम्राज्य के बारे में। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई माता पिता की बात सुन लेते और थोड़ा पढ़ लिख लेते जो आज सार्वजनिक तौर पर यूं मूर्ख नहीं बनना पड़ता। पंडित भजन सोपारी जी का निधन बहुत दुखद है। उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी, लेकिन बीच बीच में यह भी पता चला कि उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। उनके बेटे अभय से बात होती रही, हालचाल मिलता रहा, घर आ गए, ठीक रहे, लेकिन ऐसी बीमारियों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संतूर के लिए तो यह बहुत ही बुरा समय है। कुछ ही समय पहले पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ, अब पंडित भजन सोपारी भी नहीं है। ये संतूर के 2 शिखर थे। थोड़े दिनों के भीतर ही दोनों दिग्गज कलाकारों के निधन से चारों तरफ गम का माहौल है। और संतूर ही क्या कहें, संगीत जगत को ही ऐसे कई जो है कलाकार इस समय छोड़ के चले गए हैं, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड समेत कई जगह शोक की लहर दौड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में 48 घंटे के भीतर हुई दूसरे हिंदू मुलाजिम की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगहों पर प्रदर्शन स्थगित कर दिया।
साथ ही शुक्रवार को जम्मू की ओर सामूहिक पलायन करने का फैसला भी लिया गया। उन्होंने सभी साथियों को कांजीगुड़ के नवयुवक टनल के पास एकत्रित होने के लिए कहा। अब तक 1800 कश्मीरी पंडितों समेत 3000 से अधिक सरकारी मुलाजिम घाटी छोड़ चुके हैं। श्रीनगर के इंदिरा नगर इलाके में वीरवार को लगातार दूसरे दिन भी सख्त पाबंदियां रही। जहां जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां मोहल्लों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की। किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। मीडिया को भी उनके पास नहीं जाने दी। ऐसी ही खबरें कश्मीर घाटी के लगभग सभी जगहों से मिल रही। सूत्रों ने बताया है कि कश्मीर पंडितों के कैंपस को बाहर से बंद कर दिया गया। गुड़गांव में बैंक मैनेजर की हत्या के बाद दहशत और बढ़ गई है और एक कश्मीरी पंडित महिला कर्मचारी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिला जम्मू की ओर रवाना होने की अपील करती नजर आ रही है। वह कह रही है कि अब बहुत हो गया, हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति बनी है वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए हम सभी कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि हम घाटी छोड़कर जा रहे हैं। अब सरकार पर निर्भर है कि वो हमें यहाँ नौकरियां दे या कहीं और। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।